हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल डॉक्टर मेडिकल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, केवल एक वीडियो में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यू ऑलरेडी स्टडी द ऑर्गेनिज्म ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इन चैप्टर 5। हैव यू एवर थॉट अबाउट वेयर एंड हाउ द स्ट्रक्चर लाइक रूट, स्टेम, flower, fruits and seed arises and to in orderly sequence. You are by now aware of terms seed, seedling, plantlet, mature plant. You have also seen that is their tree continuous increase in height or girth over a period of time. However, the leaves, flower, and fruit of the same tree not only have limited dimension but also appear and fall periodically, sometimes repeatedly. Why does vegetative phase precedes flowering in a plant? All plant organs are made up of variety of tissue. Is there any relationship between the structure of cell, tissue, organ, and function they perform? Can the structure and function of these be altered? All cells of the plant are descendants of zygote. The question is then, why and how do they have different structural and functional attributes? Development is the sum of two processes, growth and differentiation. To begin with, it essential and sufficient to know that the development of the mature plant from a zygote fertilized egg follow a precise and highly ordered succession of the event. During the process of complex body organization is formed that produce root, leaves, branches, flower, fruit and seeds, and eventually they die. The first step in the process of plant growth is seed germination. The seed germination when the favorable condition for growth exists in the environment. In the absence of favorable condition, the seed do not germinate and goes into the period of suspend growth or rest. One favorable condition return, the seed resume metabolic activity and growth take place. तो इस चैप्टर में क्या बताया गया है? इस चैप्टर में बताया गया है कि प्लांट जो है किस तरीके से ग्रोथ करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया सबसे पहले हमको सीड के बारे में, सीडलिंग क्या है, प्लांटलेट क्या है, मेच्योर प्लांट कैसे होता है, ये सारी प्रॉपर्टी हमको पता होनी चाहिए। तो ये सब मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में बता दिया जाता है। तो इसमें क्या कहते हैं, लीव्स, फ्लावर और फ्रूट। लीव्स, फ्लावर, फ्रूट का सेम ट्री के ऊपर इसकी कोई फिक्स कोई डायमेंशन नहीं है, इसकी कोई लिमिटेड डायमेंशन नहीं है, ये सारी डायरेक्शन में अपना ग्रो कर सकते हैं। बट आल्सो अपीयर एंड फॉल पीरियडिकली, कुछ समय के बाद में आ जाते हैं, कुछ समय के बाद में ये गिर जाते हैं, कुछ समय के बाद में फ्लावर, लीफ, फ्लावर, फ्रूट सब फॉल कर जाते हैं, समटाइम रिपीटेडली। वाई डज वेजिटेटिव फेज प्रोसीड्स फ्लावरिंग द प्लांट? ऑल प्लांट आर्गन आर मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ टिश्यू। सारे प्लांट अलग अलग तरीके के टिश्यू से मिलके बनते हैं। तो वो टिश्यू कौन कौन है? वो हमारे पास में टिश्यू आते हैं, वो हमारे पास में टिश्यू जो है वो दो तरीके का होता है। एक हमारे पास सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होता है हमारे पास में परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक होता है, परमानेंट टिश्यू होता है। परमानेंट दो तरीके का होता है, एक सिंपल होता है, सिंपल टिश्यू होता है, एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स आता है। सिंपल में हमारे पास में पेरेन्काइमा, स्केलेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा आती हैं, और कॉम्प्लेक्स में दो आती हैं, जाइलम एंड फ्लोएम आ जाते हैं। तो ये सब इसमें बताया गया है, ये सब मार्फोलॉजी में, एनाटॉमी में बताया जा चुका है। ऑल प्लांट एराइजिस organ are made up of variety of tissue. Is there any relationship between the structure of the cells, tissue, organ and function they perform? Can the structure and function of these altered? क्या इनके function और structure को alter किया जा सकता है? All cell of the plants are descendant of zygote. तो प्लांट के जितने भी सेल हैं सब जाइगोट से आते हैं। द क्वेश्चन इज देन, आते हैं तो कैसे आते हैं, किस तरीके से आते हैं, क्यों आते हैं? तो इनमें अलग अलग स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एट्रीब्यूट्स। डेवलपमेंट में दो स्टेप आती है। डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट में दो चीज़ें हैं। पहला क्या है, ग्रोथ। डेवलपमेंट में ग्रोथ होता है और डिफरेंशिएशन। तो डेवलपमेंट को हम बोल सकते हैं ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। ग्रोथ और डिफरेंशिएशन को मिला के हम डेवलपमेंट बोलते हैं। इट इज़ इसेंशियल एंड सफिशिएंट टू नो दैट द डेवलपमेंट ऑफ मेच्योर प्लांट फ्रॉम जाइगोट। मेच्योर प्लांट का डेवलपमेंट एक जाइगोट से होता है। फॉलो प्रिसाइज हाईली ऑर्डर सक्सेशन ऑफ इवेंट। इसमें वेल प्रॉपर सीक्वेंशियल इवेंट होते हैं, तब जा करके एक मैच्योर प्लांट जाइगोट से बनता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ फॉर्म दैट प्रोड्यूस। कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या बनेगा, रूट बनता है, लीव्स बनता है, ब्रांचेज आती हैं, फ्लावर हो गया, फ्रूट, सीड वगैरह बनते हैं। उसके बाद में प्लांट डाई कर जाता है।
फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लांट ग्रोथ इज सीड जर्मिनेशन। तो प्लांट ग्रोथ का पहला स्टेप कौन है? सीड जर्मिनेशन है। सीड जर्मिनेशन व्हेन फेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो सीड जर्मिनेट करता है, ग्रोथ होती है इन्वायरमेंट में। और अब फेवरेबल कंडीशन जब नहीं होती, अनफेवरेबल कंडीशन में सीड ग्रो नहीं करते हैं और वो कुछ समय के लिए सस्पेंड कंडीशन में चले जाते, रेस्ट में चले जाते। सस्पेंडेड में क्या है? इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो होती है। इन सस्पेंडेड स्टेट लो स्लो डाउन इन सस्पेंडेड स्टेट स्लो डाउन मेटाबॉलिक रेट, स्लो डाउन मेटाबॉलिक रेट इनकी क्या हो जाती है? स्लो डाउन हो जाती है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती हैं तुरंत अब इनकी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ रिज्यूम हो जाती हैं, ग्रोथ होती रहती है। तो यहाँ पर हमको 2-3 चीज़ों के बारे में बताया गया है। पहला क्या है कि सारी जो सेल होती हैं वो हमारी प्लांट की सेल किससे बनती हैं? जाइगोट से बनती है। तो जाइगोट से जब भी प्लांट बनता है तो उसमें सिक्वेंशियल और ऑर्डर्ड मैनर में ग्रोथ होती है। अब ग्रोथ में हम डेवलपमेंट 2 चीज़ों से होता है, एक तो ग्रोथ और डेवलपमेंट, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन। डेवलपमेंट में हम 2 स्टेप आते हैं, 2 प्रोसेस आती है, एक तो ग्रोथ होता है, दूसरा हमारे पास डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक। अब यहाँ पे सीड जर्मिनेशन जब भी होगा तो फेवरेबल कंडीशन में होता है तो ग्रोथ होती है। फेवरेबल कंडीशन जब नहीं होती है तो प्लांट सीड जो है कुछ समय के लिए सस्पेंड कंडीशन में चला जाता है। सस्पेंड का मतलब क्या है कि वहाँ पर उसकी मेटाबॉलिक रेट स्लो डाउन हो जाती है। उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशन दोबारा आ जाती है तो उस दौरान में सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी दोबारा चालू हो जाती हैं और ग्रोथ होती रहती है। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी some of the factor which govern and control this development processes. These factor are both intrinsic or extrinsic. तो यहाँ पर क्या बात करने वाले हैं? यहाँ पर जो है हमारे पास में कि इस ग्रोथ में डेवलपमेंट की प्रोसेसेज में कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। तो डेवलपमेंट के प्रोसेस में हमारे पास 2 फैक्टर, एक तो इंट्रिंसिक है, दूसरा एक्सट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों फैक्टर जो हैं डेवलपमेंट के प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। तो हमको यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है कि यहाँ पे जर्मिनेशन और सीडलिंग के बारे में बताया गया। किसमें? बीन का प्लांट है। बीन यानी कि किसका है गया? ये हमारे पास में फेबेसी फैमिली है। बीन जो है ये फेबेसी फैमिली का मेंबर है। और दूसरा जो इसके पास में जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री होती है, तो बीन हो गया। तो यहाँ पे हाइपोकाइटिल बोला है। हाइपोकाइटिल क्या करता है? ये रूट आगे बनाएगा, रूट के लिए जिम्मेदार है। और एपिकोटिल जो होता है, एपिकोटिल किसके लिए है? सूट के लिए होता है। ये हमारा सीड कोट है, ये सॉइल लाइनिंग है, ये कोटिलिडन है। ये हमारी हाइपोकाइटिल रूट बना रहा है, एपिकोटिल सूट सिस्टम बना रहा है। ये बीन का डायग्राम दिया गया है। ग्रोथ, द ग्रोथ इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिक्यूअस characteristics of living being. What is a growth? Growth can be defined as irreversible, permanent increase in size of an organ or part or even individual cell. Generally, growth is accompanied by the metabolic processes, both anabolic and catabolic, that occur at the expense of energy. Therefore, for example, expansion of leaf is growth. How would you describe the swelling of the piece of wood when placed in the water? तो क्या कहता है कि ग्रोथ जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल, ग्रोथ को मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल करेक्टर माना जाता है लिविंग बीइंग का। तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ हमारे पास में लिविंग वर्ड में बताई गई है। ग्रोथ क्या होती है? इंक्रीज इन मास नंबर या इंक्रीज इन साइज, ये हमारी ग्रोथ होती। तो ग्रोथ को जो होती है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानते, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ये नहीं है, ग्रोथ जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। अब यहाँ पे कैसी ग्रोथ को माना जाता है? इरिवर्सिबल, एक बार ग्रो हो गया तो दोबारा वापस नहीं होता। इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज साइज में, आर्गन के साइज में या इंडिविजुअल सेल में, सेल का बढ़ना या साइज का बढ़ना, ये परमानेंटली हो जाती है। कैसी ग्रोथ होती है? इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज ग्रोथ। द ग्रोथ इज कंप्लेन बाय द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ग्रोथ में मेटाबॉलिज्म होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन होती रहती हैं। ये 2 तरीके के होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जो होती है सिंथेसिस, चीज़ों को कराती है तो सिंथेसिस को फेवर करती है। और कैटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल। कैटाबॉलिज्म जो है ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर एनर्जी ग्रोथ के दौरान में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी कहाँ से आती है? माइटोकॉन्ड्रिया से आती है। प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटर्मिनेंट। प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो इनडिटर्मिनेंट होती है, इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते।
Plant growth is unique because plant retain capacity for unlimited growth through their life. The ability of plant is due to the presence of meristem or certain location in their body. The cells of meristem have capacity to divide and self-perpetuate. The product, however, soon lose the capacity to divide and such a cell make up the plant body. This form of growth wherein the new cell are always being added to the plant body by activity of meristem is called open form of growth. What would happen if the meristem cease to divide? Does this ever happen? तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया कि प्लांट ग्रोथ जो है एक यूनिक फिनोमिना होता है जिसमें प्लांट जो है पूरी लाइफ टाइम ग्रो करते रहते हैं। इस वजह से प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो इनडिटर्मिनेंट होती है। प्लांट में ग्रोथ अनलिमिटेड होती रहती है, पूरी लाइफ टाइम होती रहती है। प्लांट में जो ग्रोथ है मेरिस्टम की वजह से होती है। मेरिस्टम जो है बॉडी के कुछ लोकेशन में पाए जाते हैं, जैसे सूट एपिकल मेरिस्टम होता है, और हमारे पास में रूट एपिकल मेरिस्टम होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है, वेस्कुलर कैम्बियम होता है। अलग अलग तरीके के मेरिस्टम होते हैं। तो मेरिस्टम एट सर्टेन लोकेशन इन देयर बॉडी, द सेल्स ऑफ सच मेरिस्टम, इनके पास में मेरिस्टम की सेल के पास में कैपेसिटी होती है कि लगातार डिवाइड करती रहती है। सून लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सच सेल मेक द प्लांट बॉडी। तो यही सेल जो मेरिस्टमेटिक सेल ही हैं पूरे प्लांट को बनाने का काम करती हैं। दिस फॉर्म ऑफ ग्रोथ, इस तरीके की ग्रोथ को बोलते हैं ओपन टाइप ग्रोथ। ओपन टाइप का मतलब क्या है कि इसमें मेरिस्टम एक्टिव है, मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी पाई जाती है। कि क्या होगा अगर मेरिस्टम सीज कर दिया जाएगा, तो अगर मेरिस्टम सीज कर दिया जाएगा तो ग्रोथ रुक जाएगी। स्टॉप ग्रोथ ऑफ प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। क्या कह रहा, इन अर्लियर क्लास यू स्टडी अबाउट द रूट एपिकल मेरिस्टम एंड सूट एपिकल मेरिस्टम। तो रूट एपिकल मेरिस्टम क्या करता है, सूट एपिकल मेरिस्टम करता है इलोंगेशन ऑफ सूट, और रूट एपिकल मेरिस्टम क्या करता है, इलोंगेशन ऑफ रूट। रूट एपिकल मेरिस्टम क्या करेगा, रूट साइड की ग्रोथ करवाएगा। सूट एपिकल मेरिस्टम ऊपर की तरफ ग्रोथ करवाता है, सूट की ग्रोथ करवाता है। द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड प्रिंसिपली कंट्रीब्यूट टू द elongation of plant. Primary growth of plant principally contribute the elongation of plant along their axis. You also have the dicot plant and gymnosperm. Lateral meristem, vascular cambium and cork cambium appears later in life. These are the meristem that causes the increase in girth of the organ in which they are active, is known as secondary growth of plant. तो यहाँ पे क्या कहते हैं, दो तरीके की ग्रोथ होती है। एक होती है प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ में कौन कौन होते हैं हमारे पास में, रूट एपिकल मेरिस्टम और दूसरा सूट एपिकल मेरिस्टम। ये क्या करते हैं, प्लांट को उनकी एक्सिस के लॉन्ग इलोंगेशन करवाते हैं। डाइकॉट प्लांट और जिम्नोस्पर्म में, डाइकॉट और जिम्नोस्पर्म प्लांट में कुछ मेरिस्टम बाद में निकलते हैं। लेटरल मेरिस्टम हो गया, पहला लेटरल मेरिस्टम हो गया, दूसरा वेस्कुलर कैम्बियम हो गया, तीसरा कार्क कैम्बियम हो गया। ये बाद में आते हैं लाइफ के। ये क्या कराते हैं, ये ऐसे मेरिस्टम होते हैं जो गर्थ में यानी मोटाई में उनको ग्रोथ करवाते हैं। तो आर्गन ये कैसे होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो इस तरीके की ग्रोथ को बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो प्राइमरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो सेकेंडरी ग्रोथ में हमारे पास में तीन तरीके के हैं। एक तो हमारे पास में लेटरल मेरिस्टम हो गया, दूसरा हमारे पास में वेस्कुलर कैम्बियम हो गया, तीसरा हमारे पास में कॉर्क कैम्बियम हो गया। तो ये जो मेरिस्टम हमारे पास हैं ये जिम्नोस्पर्म और डाइकॉट प्लांट में देखने को मिलते हैं। ये क्या करते हैं, गर्थ में बढ़ाते हैं। ये हमारी क्या डायग्राम दिया गया, ये हमको दिया गया है सूट एपिकल मेरिस्टम। अब ये हमको दिया गया गर्थ में बढ़ाने के लिए वेस्कुलर कैम्बियम है। रूट में ये भी वेस्कुलर कैम्बियम। तो रूट के टिप पे क्या है, रूट एपिकल मेरिस्टम। सूट के टिप पे क्या है, सूट एपिकल मेरिस्टम। ग्रोथ मेजरेबल होती है। ग्रोथ क्या है, मेजरेबल होती है। ग्रोथ इज मेजरेबल। ग्रोथ एट सेलुलर लेवल द प्रिंसिपली consequence of increase in amount of protoplasm. Since increase in protoplasm is difficult to measure directly, generally measure some quantity
which is more or less proportional to it. Growth is measured by variety of parameters, some of which are increase in fresh weight, dry weight, length, area, volume, cell number. You imagine to know that one single maize root apical meristem can give rise to more than 17,500 new cells per hour, whereas cell in watermelon may increase in size by up to 350,000 times. The growth is expressed as increase in number. Later, growth is increase in size of the cell, while the growth of pollen tube is measured in term of length. Increase in surface area denotes the growth is dorsiventral leaf. तो ये क्या कहते हैं कि मेरी ग्रोथ जो होती है कैसी है, मेजरेबल क्वांटिटी होती है। ग्रोथ को अगर हम सेलुलर लेवल पे अगर देखते हैं तो सेलुलर लेवल में क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ जाता है, इसको हम ग्रोथ बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ना, इस ग्रोथ को मेजर करना बहुत डिफ़िकल्ट बात है, मुश्किल है। क्यों? क्योंकि किसी में कुछ क्वांटिटी सेम रहती है, कहीं ज़्यादा होगी कहीं कम होगी। ग्रोथ इज मेजर वैरायटी ऑफ पैरामीटर, तो ग्रोथ को अलग अलग पैरामीटर से मेजर कर सकते हैं। पहला क्या है, इंक्रीज इन फ्रेश वेट में बढ़ना। दूसरा क्या है, ड्राई वेट में बढ़ना। लेंथ में, एरिया में, वैल्यूम में, सेल नंबर में हम इसको मेजर कर सकते हैं। अगर एक हम सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टम की अगर बात करें, रूट एपिकल मेरिस्टम वही मेज में, तो 1 घंटे में लगभग 17,500 न्यू सेल बनती रहती हैं। वाटरमेलन में अगर बात करें तो उसका साइज लगभग 3,50,000 से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ग्रोथ को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, सेल नंबर में एक्सप्रेस करते हैं, बाद में ग्रोथ को साइज में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। और अगर पॉलन ट्यूब की ग्रोथ की अगर बात करते हैं तो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को हम लेंथ में मेजर करते हैं। और अगर डॉर्सिवेंटल लीफ की अगर ग्रोथ की बात करते हैं तो उसमें सरफेस एरिया अगर बढ़ रहा होगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वो हमारी ग्रोथ डॉर्सिवेंटल लीफ में मेजर की जाएगी। और लेंथ में, पॉलन ट्यूब में, साइज में, नंबर में, इन सब में हम ग्रोथ को मेजर करते हैं। फेज ऑफ ग्रोथ, फेज ऑफ ग्रोथ, द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 फेजेज। ग्रोथ को 3 फेज में डिवाइड किया गया है। पहला मेरिस्टेमेटिक है, इलोंगेशन है, मैच्योरेशन है। तो मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन, मैच्योरेशन, लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय लुकिंग एट द रूट टिप्स, द कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स बोथ एट द रूट अपेक्स एंड शूट अपेक्स represent the meristematic phase of growth. The cells in these region rich in protoplasm possesses a large conspicuous nuclei. Their cell wall are primary in nature, a thin, cellulosic and abundant plasmodesmatal connection. तो क्या कहता है, ग्रोथ की फेज को 3 फेज में डिवाइड किया गया है। ग्रोथ की कितनी फेजेज हैं, 3 फेजेज हैं। पहला मेरिस्टेमेटिक, दूसरा इलोंगेशन, तीसरा मैच्योरेशन। तो मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन, मैच्योरेशन 3 फेजेज होती हैं ग्रोथ की। अब अगर हम देखते हैं कि रूट टिप को हम देखते हैं तो रूट टिप में हमको क्या मिलता है कि रूट एपेक्स और शूट एपेक्स, यानी कि रूट टिप्स पे और शूट टिप्स पे देखेंगे तो रूट टिप पे रूट एपिकल मेरिस्टम और शूट टिप पे शूट एपिकल मेरिस्टम होता है। तो उनमें हम क्या देख, वहाँ की सेल में प्रोटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होता, उनकी सेल में प्रोटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा हो जा, न्यूक्लियाई बहुत ज़्यादा होते हैं। उनकी जो सेल वॉल होती है वो प्राइमरी नेचर में होती है और वो सेलुलोज की बनी होती है। इनके पास में सबसे ज़्यादा प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन होते हैं। इनकी सेल जो होती है प्रॉक्सिमल होती है, किसके, इनकी सेल प्रॉक्सिमल होती है मेरिस्टेमेटिक रीजन के पास। प्रॉक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक जोन रिप्रेजेंट द फेज ऑफ इलोंगेशन, इंक्रीज इन वैक्यूलाइजेशन, सेल इनलार्जमेंट एंड न्यू सेल रिपोजिशन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल इन दिस फेज. Further away from the apex that is more proximal to the phase of elongation lie portion of axis which is phase of maturation. The cells of this zone attain their maximum size in terms of wall thickening and protoplasmic modification. The most of tissue and cell type जो स्टडी एरिडियर क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो प्रॉक्सिमल होता है, ठीक है, जो क्या कहते हैं प्रॉक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक जोन, प्रॉक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक जोन, प्रॉक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक जोन जो मेरिस्टेमेटिक जोन के पास में होता है उसको बोलते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन। तो ये हमारे पास में मेरिस्टेमेटिक जोन है, मेरिस्टेमेटिक जोन है। मेरिस्टेमेटिक जोन के पास में क्या होता है, इलोंगेशन होता है, इलोंगेशन जोन है। इलोंगेशन जोन के बाद में क्या होता है, मैच्योरेशन जोन आता है, मैच्योरेशन जोन। तो मेरिस्टेमेटिक जोन के पास वाली रीजन को बोलते हैं इलोंगेशन, और इलोंगेशन का जो प्रॉक्सिमल, इलोंगेशन के पास में कौन है, मैच्योरेशन रीजन होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल की तो हम प्रॉपर्टी देख लिए। अब यहाँ पे इलोंगेशन जोन की जो प्रॉपर्टी होती है, इनके पास में वैक्यूलाइजेशन ज़्यादा होता है, वैक्यूल का साइज बढ़ने लगता है, सेल इन्लार्जमेंट होने लगता है और यहाँ पर सेल वॉल का डिपोजिशन होने लगता है,
प्राइमरी स्टेमेटिक सेल में सेल वॉल होती है प्राइमरी नेचर में, और सेकेंडरी जो आपका जो क्या कहते हैं इलोंगेशन में सेल वॉल में थिकनेस होने लगती है और सेकेंडरी नेचर में बदलती रहती है। अब एपेक्स से दूर और चलते हैं तो इलोंगेशन जोन के प्रॉक्सिमल यानी इलोंगेशन जोन के पास में मैच्योरेशन रीजन पाया जाता है, फेज ऑफ मैच्योरेशन। यहाँ के सेल ने सबसे ज़्यादा साइज में ग्रो कर लिया है, इसकी वाल पूरी तरीके से थिक हो चुकी हैं, इनमें प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन हो गया है। कुछ सेल ने प्रोटोप्लाज्म को रिटेन करके रखा, कुछ सेल ने प्रोटोप्लाज्म को लॉस कर दिया है। प्रोटोप्लाज्म को लॉस कर देते हैं जिससे वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में ट्रैकीड हो गया, वेसल्स हो गए, सब क्या करती हैं प्रोटोप्लाज्म को लॉस करके वाटर को कंडक्ट करवाती हैं। ग्रोथ रेट, increase of growth per unit times term as growth rate. The growth can be expressed mathematically. Growth can be expressed mathematically. An organism or part of organism produce more cell in variety of cell. तो हमारे पास में क्या कहते हैं जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ क्या है कि कितनी ग्रोथ कितने टाइम में हुई उसी को बोलते हैं ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट क्या है, ग्रोथ अपॉन टाइम। ग्रोथ रेट क्या है, ग्रोथ अपॉन में टाइम, इसको बोलते हैं ग्रोथ रेट। अब ग्रोथ को मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब इसमें क्या होती हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो एक से ज़्यादा अलग अलग तरीक़ों से सेल को प्रोड्यूस कर सकता है। तो एक हमारे पास में है एरिथमेटिक ग्रोथ, दूसरा है जियोमेट्रिकल। तो एरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होता है कि इनमें एक सेल ने यहाँ पे एरिथमेटिक में क्या हुआ, एक सेल से मान लेते हैं 4 सेल बनी, तो इनमें से 3 सेल तो क्या हो जाती हैं, परमानेंट हो जाती हैं। एक सेल क्या होती है, तुम्हारी डिवाइड करती रहती। तो एरिथमेटिक में एक सेल कंटिन्यूस डिवाइड करती रहती, एक सेल कंटिन्यूस डिवाइड करती रहती, बाकी सेल जो होती हैं वो परमानेंट हो जाती हैं। तो ये एरिथमेटिक है। ज्योमेट्रिक में क्या है, जितनी सेल होती हैं सब डिवाइड करती रहती हैं, तो ज्योमेट्रिक को एक्सपोनेंशियली भी बोलते हैं, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ। ज्योमेट्रिक को बोलते हैं एक्सपोनेंशियली ग्रोथ भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास में जाइगोट है। तो जाइगोट डिवाइड करता है ज्योमेट्रिक फेज ऑल सेल डिवाइडेड। जितनी भी सेल होती हैं जाइगोट की सब ज्योमेट्रिक फेज में डिवाइड करती हैं, उसके बाद में आता है एरिथमेटिक फेज। तो एक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में ज्योमेट्रिक और एरिथमेटिक दोनों फेजेज होती हैं। तो हमारे पास में लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन दे सकता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट में कौन कौन होती हैं, दोनों ग्रोथ होती हैं, एक है जियोमेट्रिक और एरिथमेटिक। ज्योमेट्रिक और एरिथमेटिक दोनों तरीके की ग्रोथ होती हैं। तो एरिथमेटिक भी है, ज्योमेट्रिक है, और एम्ब्रियो डेवलपमेंट में ज्योमेट्रिक और एरिथमेटिक दोनों फेजेस देखने को मिलती हैं। अब क्या है, द ग्रोथ रेट शो ए इंक्रीज मे बी एरिथमेटिक। द ग्रोथ रेट शो इंक्रीज में भी एरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक। ग्रोथ रेट एरिथमेटिक हो सकती है, ज्योमेट्रिक हो सकती है। एरिथमेटिक ग्रोथ में माइटोटिक सेल डिवाइड करती है, माइटोटिक सेल डिवीजन। एरिथमेटिक ग्रोथ यानी माइटोटिक सेल डिवीजन, इनमें एक ही सेल लगातार डिवाइड करती रहती है और बाकी सेल डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं। सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन जो एरिथमेटिक ग्रोथ का वो एक्सप्लेन करता है रूट इलोंगेशन एट कॉन्स्टेंट रेट। एरिथमेटिक जो ग्रोथ है वो रूट इलोंगेशन जो होती है उसमें लगातार कांस्टेंट रेट से होती रहती है। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसा मिलता है, लीनियर ग्राफ मिलता है। इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं LT बराबर L0 इंटू RT। आर क्या है, ग्रोथ रेट या इलोंगेशन पर यूनिट टाइम बोलते हैं। LT क्या है, लेंथ जो है T टाइम में कितना था। L0 क्या है, शुरुआती समय में कितनी उसकी लेंथ थी। तो L0 ये क्या बताता है, ये L0 को बतलाता है, और ये क्या हो जाएगा, LT हो जाएगा। तो L0 क्या, इनिशियल लेंथ को बताता है। Let us now see happens to geometrical growth in most system. The initial growth is slow, that is lag phase, increase rapidly therefore after a exponential rate, log or exponential phase. Here the both of progeny cell forming mitotic cell division retain ability to divide and continue to do so. Here the with a limited nutrient supply the growth slow down leading to stationary phase. We plot parameter of growth against time, we will get sigmoid or S-shaped curve. A sigmoid curve is a characteristic living organism growing in a नेचुरल इन्वायरमेंट टिपिकल फॉर ऑल सेल टिश्यू ऑर्गन ऑफ प्लांट। तो ये क्या कहते हैं कि अगर हम ज्योमेट्रिक ग्रोथ की अगर बात करते हैं तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ में हमारे पास में 3 फेजेज होती हैं। एक होती लैग फेज, ठीक है। लैग फेज कैसी होती है, इनिशियल होती है। लैग फेज क्या है, इनिशियल है।
और कैसी होती है, स्लो होती है। एक्सपोनेंशियल को बोलते हैं लॉग फेज बोलते हैं, ये लॉग फेज होती है। और ये कैसी होती है, फास्ट होती है। ये स्टेशनरी फेज है। स्टेशनरी फेज में क्या, इसमें लॉग फेज में सेल कैसी डिवाइड करती हैं, माइटोटिकली, माइटोटिक डिवीजन। सेल जो होती हैं माइटोटिक डिवीजन करती हैं, उसके बाद में स्टेशनरी फेज आ जाती है। तो यहाँ पर क्या है, न्यूट्रिएंट सप्लाई अगर लिमिटेड है तो ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगी और लीड करेगी स्टेशनरी फेज। यहाँ पर क्या है, लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई, लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई, लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई। तो यहाँ पर हम अगर ग्राफ बनाते हैं यानी ग्रोथ और टाइम के साथ में, तो हमको जो कर्व मिलता है वो सिग्मॉइड या एस शेप का कर्व मिलता है। सिग्मॉइड कर्व ये बतलाता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ हो रही है वो नेचुरल इन्वायरमेंट में हो रही है, ठीक है। तो हमको ये सिग्मॉइड कर्व ये बतलाता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ है वो नेचुरल इन्वायरमेंट में है। तो इसका फार्मूला क्या चलता है, W=W0 E⁻RT। W1 क्या फाइनल साइज, W0 के इनिशियल साइज, R क्या ग्रोथ है, T टाइम है, E क्या है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, ये नीट में पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, एन आइडियल सिग्मॉइड कर्व टिपिकली ऑफ सेल कल्चर मैनी हायर प्लांट एंड प्लांट कर्व। बहुत सारे प्लांट में बहुत सारे कल्चर, अगर हम आर्टिफिशियल कल्चर भी कराते हैं उसमें भी आपको सिग्मॉइड कर्व ही मिलता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर नेचुरल हैबिटेट एक तरीके से अगर क्रिएट कर देते हैं, लिमिटेड नंबर, लिमिटेड अगर उसका न्यूट्रिएंट दे देंगे तो ग्रोथ हो जाएगी लिमिटेड, तो उससे आपको कर्व मिलेगा सिग्मॉइड कर्व। R is a relative growth rate also as a major ability of plant to produce new plant material, refers to a efficiency index। तो स्मॉल आर का और एक नाम होता है एफिशिएंसी इंडेक्स, एफिशिएंसी इंडेक्स। तो एक तो आर को बोलते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट, दूसरा बोलते हैं इसको एफिशिएंसी इंडेक्स। तो ये क्या बतलाती है कि प्लांट की वो एबिलिटी, ये वो कितने ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट मटेरियल को प्रोड्यूस कर सकता है। W0 क्या है, W1 फाइनल साइज है, W0 इनिशियल साइज है। अब देखते हैं, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग सिस्टम कैन बी मेड इन टू वे, मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम कॉल्ड एज एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। द ग्रोथ ऑफ गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेसेस कॉमन बेसिस per unit initial parameter called a relative growth rate. Two leaves A and B drawn that different size but show absolute increase in area in the given time. Two gives leaves A dash B dash. However, one of them show much higher relative growth rate, which one and why? तो क्या कहता है कि हमारे पास में क्वांटिटिव कंपेरिजन अगर करते हैं ग्रोथ की, किसमें, अगर हम क्वांटिटिव कंपेरिजन करते हैं तो हम क्वांटिटिव कंपेरिजन दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक हमारे पास मेजरमेंट और दूसरा हमारे पास में जो है, एक तो हमारे पास एब्सोल्यूट ग्रोथ होती है, दूसरी हमारे पास में रिलेटिव ग्रोथ रेट होती है। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट में क्या होगा, हमारे पास में एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट में कंपैरिजन करते हैं टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम की। और क्या करते हैं, अगर हम कॉमन बेसिस पे अगर बात करते हैं, अगर बात करते हैं तो वो होती है रिलेटिव ग्रोथ रेट। तो हमको जो है दो चीज़ें दी गई हैं, एक तो ए लीफ दी गई, दूसरी हमारे पास में बी लीफ दी गई है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम यहाँ पे एब्सोल्यूट ग्रोथ की अगर बात करते हैं, एब्सोल्यूट ग्रोथ है लीफ ए, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट किसमें, पहले हम ए में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ए में क्या है, लीफ ए में कि इसकी जो एब्सोल्यूट ग्रोथ है कितनी है, ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए डैश है कितना 10 सेंटीमीटर, तो कितने का आया 10 माइनस 5, कितने का आ जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका बढ़ गया, मतलब ये कितना परसेंट बढ़ा 100%। थी कितनी 5 थी, हो कितनी गई, चेंज कितने का आया 5 का आया, थी कितनी 10 नहीं, थी कितनी 5, हो कितनी गई 10, तो चेंज अपान इनिशियल। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या होती है, चेंज अपान इनिशियल होता है, यानी चेंज अपान इनिशियल, ये हो जाती है हमारे पास में एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। तो कितनी है यहाँ पे 5, तो इसमें कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसमें कितना है 100% है, इसमें कितनी है
इंटू में अगर 100 कर देंगे टोटल कितनी आ जाएगी 100%। 1 अगर रख देंगे यहाँ पे तो ग्रोथ रेट कितनी हुई 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना है 100% है। ठीक है, अब अगर इसमें हम लीफ बी में अगर देखते हैं तो लीफ बी में कितना है, था कितना 55, सॉरी था कितना 50, वो कितना गया 55, तो कितने का आया 5 का आया। 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये ग्रोथ रेट हुआ, तो कितना परसेंट हुआ, था कितना 50, 55 माइनस 50 अपान में 50 इंटू में 100, तो कितना आएगा 5 अपान में 50 मल्टीप्लाई बाय 100, ये गया 5 से 5 टोटल 10% आ गया। तो लीफ बी में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ 10% हो गया। तो यहाँ से एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट होती क्या है, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, जो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट वो बतलाती है ग्रोथ, टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, टोटल ग्रोथ अपान टाइम, ये होती है हमारी एब्सोल्यूट ग्रोथ, ये होती है एब्सोल्यूट ग्रोथ। और जो रिलेटिव ग्रोथ होती है, रिलेटिव ग्रोथ का फार्मूला क्या, ग्रोथ पर यूनिट टाइम अपान इनिशियल पैरामीटर, ग्रोथ पर यूनिट टाइम, ग्रोथ पर यूनिट टाइम अपान में इनिशियल पैरामीटर, इनिशियल पैरामीटर ये हमारी इंटू में 100, ये हमारी होती है रिलेटिव ग्रोथ रेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या पता चला, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो तरीक़ों से हम ग्रोथ का कर सकते हैं। एक तो मेजरेबल, जो मेजरेबल होगा यहाँ पे हम टोटल जो ग्रोथ है, यहाँ पे जो टोटल जो ग्रोथ है वो कितने टाइम में हुई है, वो उसकी होती है एब्सोल्यूट ग्रोथ। अगर ग्रोथ पर यूनिट टाइम को अगर हम कॉमन बेसिस पे अगर एक्सप्रेस करते हैं तो हमारा अगर इनिशियल पैरामीटर के रिस्पेक्टेड अगर देखते हैं कि कितनी ग्रोथ हुई है तो उसकी होती है रिलेटिव ग्रोथ रेट। रिलेटिव ग्रोथ में कॉमन बेसिस आता है। तो लीफ ए में क्या हुआ, सबसे ज़्यादा ग्रोथ कौन किया, सबसे ज़्यादा ग्रोथ किया लीफ ए। ठीक है, और कितनी रिलेटिव ग्रोथ है 100%। ठीक है, अब कंडीशन पर ग्रोथ, तो वाई डू नॉट ट्राई टू राइट डाउन द यू थिंक नेसेसरी कंडीशन फॉर ग्रोथ। दिस लिस्ट में है द वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एज वेल एसेंशियल एलिमेंट फॉर ग्रोथ। द प्लांट सेल ग्रो साइज बाय इनलार्जमेंट, सेल इनलार्जमेंट and in turn requires for water. Turgidity of cell help extension growth. Thus plant growth further development is initially linked to the water status of plant. Water also provide medium for enzymatic activity needed for growth. Oxygen help to releasing metabolic energy essential growth for activities. Nutrient, micro essential element are required by the plants for synthesis of protoplasm as source of energy. तो क्या कहते हैं कि ग्रोथ की कंडीशन क्या हो सकती हैं, तो एक तो हमारे पास में कंडीशन क्या, पानी, हमारे पास में पानी हो गया, ऑक्सीजन हो गया और न्यूट्रिएंट हो गए जो प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। तो प्लांट की जो ग्रोथ है उस साइज में होती है, कैसे, सेल का साइज बढ़ जाता है, सेल के साइज़ को बढ़ने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। तो टर्जिडिटी ऑफ जो सेल है ये बतलाती है एक्सटेंशन ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ को कराने में सेल की टर्जिडिटी जिम्मेदार है। सेल की टर्जिडिटी कब होगी, जब पानी का स्टेटस कैसा हुआ। तो प्लांट ग्रोथ जो है कनेक्टेड होती है वाटर स्टेटस ऑफ प्लांट। तो ग्रोथ मतलब पानी कितना है, पानी की स्टेटस पर भी डिपेंड करती है ग्रोथ। वाटर जो है ये केवल, वाटर बहुत कुछ करता है, जिनमें से वाटर जो एक मीडियम है, यूनिवर्सल मीडियम है जिसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती रहती है। ऑक्सीजन जो है ये हमारी ये भी हेल्प करता है कि मेटाबॉलिक एनर्जी को रिलीज करवाना, एनर्जी देना है, तो ऑक्सीडेशन कराना, रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन हेल्प करता है। न्यूट्रिएंट में माइक्रो इसेंशियल एलिमेंट भी आते हैं ताकि प्लांट को सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटोप्लाज्म की ग्रोथ हो सके और एनर्जी सोर्स के तौर पे भी यूज करते हैं। तो इन एडिशन एवरी प्लांट ऑर्गेनिज्म हैज ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज बेस्ट suited फॉर ग्रोथ। एनी डेविएशन फ्रॉम दिस रेंज कुड बी detrimental टू सर्वाइवल। एनवायरमेंटल सिग्नल सच ए लाइट, ग्रेविटी आल्सो अफेक्ट फेजेज स्टेज ऑफ ग्रोथ। तो ये क्या कहता है कि जो हर प्लांट ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ग्रो करता है, उस ऑप्टिमम टेम्परेचर पे उसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है। अगर इनमें से कोई भी थोड़ा सा भी अगर डेविएशन अगर हुआ तो ग्रोथ कैसी हो जाती है, डेट्रीमेंटल, मतलब गड़बड़ हो जाती है। और इन्वायरमेंटल सिग्नल भी हो जाते हैं ग्रोथ के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे लाइट और ग्रेविटी भी जिम्मेदार हैं। ग्रोथ कैसे हो सकता है, ग्रोथ की स्टेजेज पे और ग्रोथ की फेजेस को अफेक्ट करता है।
अब आगे देखते हैं क्या कहता है। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। तो पहले हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं डी डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन क्या है। डिफरेंशिएशन में हमारे पास में क्या होता है कि सेल जो है अपनी एबिलिटी को डिवाइड करना लॉस कर देती है। लॉस एबिलिटी टू डिवाइड, लॉस एबिलिटी टू डिवाइड, ये डिवाइड करने की एबिलिटी को लॉस कर देते हैं इससे डिफरेंशिएशन में। और क्या है एग्जाम्पल कौन कौन आ जाते हैं, रूट, सूट, एपिकल मेरिस्टम, रूट एंड सूट एपिकल मेरिस्टम आ जाते हैं इसमें। और इसमें कैम्बियम डिफरेंशिएट होता है, मेच्योर करता है स्पेसिफिक फंक्शन को लिए। इसमें क्या होता है कैम्बियम, कैम्बियम डिफरेंशिएट, कैम्बियम डिफरेंशिएट एंड मेच्योर, कैम्बियम डिफरेंशिएट एंड मेच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो ट्रेकरी एलिमेंट आ जाते हैं। इसके एग्जाम्पल में ट्रेकरी एलिमेंट आ जाते हैं। इनमें स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म में। इसमें क्या होते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। होता हमारा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि इसमें सेल जो है अपनी डिवाइड करने की कैपेबिलिटी को लूज़ कर देती हैं। ठीक है, इसमें रूट एपिकल मेरिस्टम, सूट एपिकल मेरिस्टम जो है और कैम्बियम हो गए, ये डिफरेंशिएट होने लगते हैं मैच्योर प्लांट में और अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे ट्रेकरी एलिमेंट ने क्या किया कि डिवीजन करने की कैपेबिलिटी को लूज करके उन्होंने वाटर कंडक्शन में हेल्प किया। तो एक तरीके से उनमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गया। फिर आता हमारे पास में डी डिफरेंशिएशन। तो डी डिफरेंशिएशन में क्या होगा, डी डिफरेंशिएशन में क्या, जो डिफरेंशिएटेड सेल हैं वो दोबारा डिवीजन करने की कैपेबिलिटी को गेन कर लेती हैं। तो क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएटेड सेल, differentiated cell regain, differentiated cell regain the capacity, regain the capacity to divide, capacity to divide under certain condition, under certain condition। कि जो डिफरेंशिएटेड सेल हैं वो कुछ स्पेशल कंडीशन में दोबारा डिवीज़न करने की कैपेसिटी को गेन कर लेती हैं। जैसे इसमें क्या बनेगा, एग्जाम्पल आ जाते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टम इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टम में इंटरफेस्कुलर कॉर्क कैम्बियम आ जाते हैं जो कि फुल्ली डिफरेंशिएटेड पैरेंकाइमेटस सेल होती हैं। और हमारे पास में जो रीडिफरेंशिएशन है, हमारे पास में जो रीडिफरेंशिएशन है, तो रीडिफरेंशिएशन को देख लेते हैं। रीडिफरेंशिएशन, तो रीडिफरेंशिएशन में क्या है, जो डी डिफरेंशिएटेड सेल हैं दोबारा अपनी कैपेबिलिटी को लूज कर देती हैं। लॉस लूज अगेन कैपेसिटी टू डिवाइड, कैपेसिटी टू डिवाइड कौन सी सेल, डी डिफरेंशिएटेड सेल, डी डिफरेंशिएटेड सेल। डी डिफरेंशिएटेड जो सेल हैं उन्होंने दोबारा अपनी डिवीज़न करने की कैपेसिटी को लूज़ कर दी हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे इसमें कौन कौन आ जाते हैं हमारे पास, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है, कॉर्क कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ये जो हमारे पास आते हैं जो हैं ये रीडिफरेंशिएशन से बने हुए हैं। और जो सेकेंडरी मेरिस्टम होते हैं वो डी डिफरेंशिएशन से बनते हैं। जो रूट एपिकल सूट एपिकल मेरिस्टम होते हैं वो डिफरेंशिएशन से बनते हैं। तो चलिए हम आगे एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, अब समझ में आएगा।
तो क्या है हमारे पास में डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन। द सेल डिराइव्ड फ्रॉम रूट एपिकल एंड सूट एपिकल मेरिस्टम एंड कैम्बियम डिफरेंशिएट एंड मेच्योर टू फॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। दिस एक्ट लीडिंग टू द मेचुरेशन इज नोन एज डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या कहता है कि हमारे पास में सूट एपिकल, रूट एपिकल एंड कैम्बियम की जो सेल हैं वो डिफरेंशिएट करती हैं और मेच्योर हो जाती हैं कि वो ताकि कुछ स्पेशल फंक्शन कर सकें। तो यही मेचुरेशन कहलाता है डिफरेंशिएशन, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन सेल अंडरगो फ्यू टू मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस बोथ इन देयर सेल वॉल एंड प्रोटोप्लाज्म। For example, form a trachea element, the cell would lose their protoplasm. They also develop a very strong elastic lignocellulosic secondary cell wall to carry water to long distance even under extreme condition. Try to correlate the various anatomical features you encounter in plants, their function they perform. तो क्या कहते हैं कि डिफरेंशिएशन के दौरान में कि कुछ या कम से ज़्यादा कुछ या ज़्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं जैसे सेल वॉल में, प्रोटोप्लाज्म में। एग्जाम्पल है हमारे पास में ट्रेकियर एलिमेंट। ट्रेकियर एलिमेंट की जो सेल होती हैं वो अपने प्रोटोप्लाज्म को लूज कर देती हैं और डेवलपमेंट के दौरान में स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, इलास्टिक नेचर होते हैं उनकी सेल वॉल में। सेकेंडरी सेल वॉल में लिग्निन का डिपोजिशन होने लगता है और ये लॉन्ग डिस्टेंस में वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। प्लांट शो अनदर इंटरेस्टिंग फिनोमिना, द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल now then lost the capacity to divide and regain the capacity to division under certain condition। तो क्या कहते हैं कि जो डिफरेंशिएटेड सेल हैं उन्होंने कैपेसिटी को एक बार लॉस कर दिया था, दोबारा वो किसी स्पेशल कंडीशन में डिवाइड करना शुरू कर देती हैं। तो इसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन, इसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। तो एग्जांपल क्या, फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टम, जैसे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम फॉर्म फुल्ली डिफरेंशिएटेड पेरेंट कैमेटस सेल। तो क्या कहते हैं कि हमारे पास में एग्जांपल कौन है डी डिफरेंशिएशन का। डी डिफरेंशिएशन का एग्जांपल है मेरिस्टम का बनना। मेरिस्टम में इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम जो है पूरी पेरेंट कैमेटस सेल से बनी हुई हैं। पेरेंट कैमेटस सेल क्या होती है, परमानेंट सेल होती हैं। ये दोबारा डिवीजन को गेन करके कॉर्क कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम को बनाती हैं। While such meristem tissue are able to divide and produce cells, once again lose their capacity to divide but mature to perform specific function। अब यही डी डिफरेंशिएटेड सेल जो हैं एक बार फिर से अपनी डिवीजन करने की कैपेबिलिटी को लूज कर देती हैं और मेच्योर हो जाती हैं और स्पेसिफिक फंक्शन करती, उसको बोलते हैं री डिफरेंशिएशन, उसको बोलते हैं री डिफरेंशिएशन। तो री डिफरेंशिएशन में क्या है, उडी डाइकोट प्लांट है। उडी डाइकोट प्लांट में क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ री डिफरेंशिएशन, द प्रोडक्ट ऑफ री डिफरेंशिएशन। जैसे हाउ वुड यू डिस्क्राइब द ट्यूमर। ट्यूमर क्या होता है, ट्यूमर क्या है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। ट्यूमर क्या है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। ट्यूमर क्या, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है, ट्यूमर को अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन बोलते हैं। व्हाट वुड यू कॉल द पेरेंट कैमस सेल दैट मेड टू डिवाइड अंडर कंट्रोल लेबोरेटरी कंडीशन ड्यूरिंग द प्लांट टिश्यू कल्चर। तो इसको बोलते हैं अगर पेरेंट कैमस सेल से अगर डिवीजन की कैपेबिलिटी को गेन किया जाता है दोबारा तो उसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। तो पेरेंट कैमेटस सेल क्या करती हैं, डी डिफरेंशिएशन करती हैं। तो क्या है, इट कैन बी इनडिटर्मिनेंट। तो क्या कहते हैं, प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, वो ग्रोथ इन प्लांट इज ओपन। ओपन होने का मतलब क्या है, ये इनडिटर्मिनेंट या डिटर्मिनेंट हो सकती है। इट कैन बी, ग्रोथ जो है प्लांट में ओपन है, इसका मतलब क्या है कि ये इनडिटर्मिनेंट या डिटर्मिनेंट हो सकती है। नाउ वी कैन से दैट इवन डिफरेंशिएशन इन प्लांट इज ओपन। नाउ वी कैन से दैट इवन डिफरेंशिएशन इन प्लांट इज ओपन बिकॉज सेल टिश्यू अराइजेज आउट अ सेम मेरिस्टम have different structure at maturity. Final structure at maturity of cell or tissue is determined by the location of cell within. For example, cell position away from the root apical meristem differentiated at root capsule, while those push out the periphery mature at epidermis. Can you few more example of our differentiation along the position cell wall to position in the organ। तो क्या कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में कि अगर प्लांट में जो ग्रोथ है वो ओपन तरीके की है तो मतलब वो डिटर्मिनेंट भी हो सकती है, इनडिटर्मिनेंट भी हो सकती है। कि प्लांट में डिफरेंशिएशन के दौरान भी ओपन होती है
प्लांट के डिफ्रेंशिएशन के दौरान ओपन होती हैं और सेम मेरिस्टम के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं मेच्योरिटी के समय। तो फाइनल जो स्ट्रक्चर है मेच्योरिटी के समय वो डिटरमाइन किया जाता है सेल की लोकेशन के बेसिस पे। जैसे रूट एपिकल मेरिस्टम डिफ्रेंशिएटेड होता है और आगे चल के बनाता रूट कैप सेल। रूट कैप क्या करती है, रूट एपिकल मेरिस्टम को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो अगला है हमारे पास में डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट इज अ टर्म इंक्लूड द ऑल चेंज दैट एन ऑर्गेनिज्म गोज ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ सीड टू सेनेसेंस। तो डेवलपमेंट क्या है कि सीड के जर्मिनेशन से लेकर के सेनेसेंस तक की कंडीशन को, सेनेसेंस तक की साइकिल को बोलते हैं डेवलपमेंट। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस तो कंस्टिट्यूट द डेवलपमेंट ऑफ द सेल हायर प्लांट के बारे में दिया गया। तो इसमें क्या कहता है, सेल जो डिवीजन है मेरिस्टेमेटिक सेल ने डिवाइड किया तो क्या हुआ, प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुई यानी कि प्रोटोप्लाज्मिक लेवल बढ़ा, फिर डिफरेंशिएशन हुआ, इलोंगेशन हुआ, मेचुरेशन हुआ, सेल मेच्योर कर जाती है, उसके बाद सेंसेंस आ जाता है, सेंसेंस के बाद में डेथ हो जाती है। ये उसकी लाइफ साइकिल है प्लांट की। तो क्या है, प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे रिस्पॉन्स इन्वायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर द एबिलिटी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। तो प्लांट के पास में अलग अलग रास्ते होते हैं, वो इन्वायरमेंट या लाइफ की फेज में अलग अलग तरीक़ों से प्लांट में अपना इन्वायरमेंट से रिस्पॉन्स करते हैं, तो इनमें अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं। तो इस एबिलिटी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। तो प्लांट का इन्वायरमेंट या लाइफ की फेज के साथ में अलग अलग तरीक़ों से इंटरेक्शन ही क्या है, प्लास्टिसिटी है। जैसे हेट्रोफिली इन कॉटन, कॉटन में हेट्रोफिली किस में है, हेट्रोफिली इन कॉटन कोरिएंडल लार्किस्पर। तो हेट्रोफिली देखने को मिलती है कॉटन कोरिएंडल लार्किस्पर में। इन सच प्लांट द लीव्स ऑफ जुवेनाइल प्लांट आर डिफरेंट इन शेप फ्रॉम देयर मेच्योर प्लांट। तो मेच्योर प्लांट और जुवेनाइल प्लांट में उनके शेप में अलग अलग देखने को मिल सकता है। इन अदर हैंड डिफरेंस इन शेप ऑफ लीव्स प्रोड्यूस इन देयर एयर। तो एयर में लीफ कैसे प्रोड्यूस होती है और वाटर में कैसे लीफ प्रोड्यूस होती है। तो ये कैसा है, एक तो हमारे पास में लाइफ, एक तो कैसा हो सकता है फेजेज ऑफ लाइफ के बारे में, एक तो फेजेज ऑफ लाइफ हो गया, दूसरा क्या कहते हैं हैबिटेट के बारे में। तो एक तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, दूसरा एक्वेटिक हैबिटेट है। तो हैबिटेट की जो प्लास्टिसिटी है वो बटर कप में देखने को मिल सकती है। तो लाइफ की प्लास्टिसिटी, जो लाइफ की प्लास्टिसिटी है, लाइफ स्टेजेस जो देखने को मिलती है, लाइफ हेट्रोफिली वो कॉटन, कोरिएंडर और लार्किस्पर में। और जो क्या कहते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में, हैबिटेट वाइज जो है ये हमारा बटर कप में देखने को मिलती है। तो हेट्रोफिलिस डेवलपमेंट ड्यू टू इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट की वजह से यानी हैबिटेट वाला इन्वायरमेंट की वजह से हेट्रोफिली जो देखने को मिलती है बटर कप में मिलती है। तो इस फिनोमिना को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। इस हेट्रोफिली जो होती है फिनोमिना, हेट्रोफिली दो तरीक़ों से हो सकती है। एक तो हमारा जो होता है इन्वायरमेंट, एक तो इन्वायरमेंट है, दूसरा फेज ऑफ लाइफ, दो तरीक़ों से होती है। तो ये हमको जो डायग्राम दिया गया जुवेनाइल और एडल्ट फेज, ये दिया गया है लार्किस्पर में हेट्रोफिली। लार्किस्पर में क्या होती है, लाइफ वाली। तो ये जो है ये लार्किस्पर का है, ये लार्किस्पर का है। और ये जो हमको दिया गया है हमको बटर कप का दिया गया है, ये हमको बटर कप का दिया गया है। ठीक है, तो ये हमको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, वाटर हैबिटेट में इसकी लीफ जो है पूरी तरीके से परफोरेटेड हो गई हैं, पूरी तरीके से फट गई हैं। चलिए आगे देखते हैं। द ग्रोथ डिफरेंशिएशन डेवलपमेंट आर वेरी क्लोज रिलेटेड इवेंट इन द लाइफ ऑफ प्लांट। तो क्या कहते हैं कि ग्रोथ, डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट जो है लाइफ प्लांट की लाइफ में होने वाले बहुत पास होने वाली घटनाएं हैं। ब्रॉडली डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड एज द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। डेवलपमेंट इन द प्लांट्स बोथ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज अंडर कंट्रोल ऑफ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर। फॉर्मर इंक्लूड बोथ इंट्रासेलुलर यानी जेनेटिक और इंटरसेलुलर फैक्टर केमिकल सच एज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, while the latter include लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट। तो क्या कहते हैं कि ग्रोथ जो है, ग्रोथ हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, ये प्लांट की लाइफ में होने वाली बहुत पास होने वाली घटनाएं हैं। डेवलपमेंट में ग्रोथ और डिफरेंशिएशन, तो डेवलपमेंट में हम लिख सकते हैं, डेवलपमेंट में आती हैं ग्रोथ, डेवलपमेंट हम बोलते हैं ग्रोथ और सेल डिफरेंशिएशन को बोलते हैं, ग्रोथ और सेल डिफरेंशिएशन को बोलते हैं हम डेवलपमेंट। अब ये प्लांट में डेवलपमेंट जो है ये इंट्रिंसिक कंट्रोल
और एक्सटेंसिव कंट्रोल दोनों होता है। तो वो दोनों इंट्रासेलुलर यानी जेनेटिक और इंटरसेलुलर यानी केमिकल जो कि पीजीआर। तो इंट्रासेलुलर जेनेटिक होता है, इंटरसेलुलर पीजीआर से होता है। और बहुत सारे फैक्टर हैं जो प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाटर, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन हो गया। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आर स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूलर डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन दैट इज इंडोल कंपाउंड्स, इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA, एडेनिन डेरिवेटिव NH6 फॉस्फोरिल एमाइनो, प्यूरिन काइटिन काइनेटिन डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड, एब्सिसिक एसिड ABA, टर्पीन्स जिब्रेलिक एसिड GA3, गैसेज में एथाइलिन C2H4। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आर वेरियसली डिस्क्राइब प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आर डिस्क्राइब द प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस, प्लांट हार्मोन आर फाइटो हार्मोन इन लिटरेचर। तो क्या कहते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो हैं बहुत कम अमाउंट में रिलीज किए जाते हैं और इनका केमिकल कंपोजिशन बहुत ही अलग अलग होता है। जैसे इंडोल कंपाउंड जो आते हैं, इंडोल कंपाउंड में इंडोल एसिटिक एसिड आता है। एडेनिन डेरिवेटिव में कौन आते हैं? NH6 फॉस्फोरिल एमिनो प्यूरिन आते हैं या इन्हीं को काइनेटिन बोलते हैं। और कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव में कौन है? एब्सिसिक एसिड और ABA हैं। टर्पीन्स में जिब्रेलिक एसिड आते हैं और गैसेज में एथाइलिन आ जाते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस भी कहा जाता है, प्लांट हार्मोन भी कहा जाता है, फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है। तो PGR, द PGR कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स on the function in living plant body, on their function in a living plant body. One group of PGR is involved in growth promoting activities such as cell division, cell enlargement and pattern formation, trophic growth, flowering, fruiting, seed formation. These are called a plant growth promoter, that is auxin, gibberellins and cytokinins. PGR of the other group play important role in plant response to wound, stress, abiotic or abiotic origin. They are also involved in various growth inhibiting activities such as dormancy and abscission. The PGR abscisic acid belong to this group. The gaseous PGR ethylene could fit either the group but is largely as an inhibitor of growth activity. तो PGR को प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को 2 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को हम 2 ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। एक तो हमारे पास में होता है प्लांट को प्रमोट करने वाले, ग्रोथ को प्रमोट करने वाले, जैसे प्लांट में सेल डिवीजन कराते हैं, सेल इन्लार्जमेंट कराते हैं, किस तरीके की ग्रोथ होगी, पैटर्न क्या है, ट्रॉपिक ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और सीड फार्मेशन के लिए जिम्मेदार हैं। तो ऐसे PGR को बोलते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। इनमें से हमारे पास में आ जाते हैं ऑक्सिन। तो प्रमोटर में कौन है? प्रमोटर में आते हैं पहला ऑक्सिन, ऑक्सिन आता है। दूसरा हमारे पास में आता है जिब्रेलिन्स, तीसरा हमारे पास में आता है साइटोकाइनेस। और इनहिबिटर में आ जाते हैं 2। पहला होता है एब्सिसिक एसिड, दूसरा होता है एथाइलिन C2H4। तो यहाँ पर एथाइलिन को बोला गया है, यहाँ पे एथाइलिन को जो बोला गया है वो प्योरली होता तो इनहिबिटरी है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ की इनहिबिटरी होती हैं, लेकिन ये दोनों ग्रुप में प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर भी हो सकता है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर भी हो सकता है। अब PGR जो है इनहिबिटरी नेचर के हो सकते हैं, ये वुंड के रिस्पॉन्स में या बायोटिक या एबायोटिक स्ट्रेस कंडीशन में हो सकते हैं। ये हमारी प्लांट की ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं, जैसे सीड डोरमेंसी वगैरह हो गया, एब्सिशन हो गया। तो एब्सिशन कराने के लिए एब्सिसिक एसिड है, एब्सिसिक एसिड इस ग्रुप से बिलोंग करता है। और एथाइलिन भी होता है, एथाइलिन हालांकि प्रमोटर और इनहिबिटर दोनों में आ सकता है, लेकिन लार्जली इनहिबिटर होता है। कौन? एथाइलिन। अब क्या है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की डिस्कवरी के बारे में क्या कहें? द डिस्कवरी ऑफ ईच ऑफ द 5 मेजर ग्रुप PGR हैव बीन एक्सीडेंटल। All this started when the observation of Charles Darwin and his sons Francis Darwin, when they observed that the coleoptile of canary grasses respond to unilateral illumination by growing towards the light of source, that is phototropism. After a series of experiments, it would conclude that the tip of coleoptile was site of transmittable influence that caused by bending of entire coleoptile. Oxygen was isolated by FW went from टिप्स ऑफ कोलियोप्टाइल ऑफ ओड सीडलिंग। तो क्या कहते हैं कि जितने भी 5 तरीके के PGR हैं
जिनमें से 3 जो हैं प्रमोटर हैं, 2 इनहिबिटर हैं। इनकी जो ग्रोथ है, इनकी जो डिस्कवरी है वो एक्सीडेंटल हुई है। अब इन्होंने सारे ऑल दिस स्टार्टेड, इन्होंने चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन ने इसके बारे में देखा कि जो कैनरी ग्रास है, कैनरी ग्रास को बोलते हैं पार्थीनियम, पार्थीनियम, इसी को बोलते हैं कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं, कांग्रेस ग्रास भी इसी को बोलते हैं। तो पार्थीनियम जो है ये हमारी कैनरी ग्रास है। तो इसकी कोलियोप्टाइल में इन्होंने क्या देखा कि कोलियोप्टाइल जो है इसका वो सन की तरफ, लाइट की तरफ यूनिलेटरल मूवमेंट कर रहा है। इसको इन्होंने नाम दिया फोटोट्रोपिज्म, यानी लाइट की तरफ लीफ का या कोलियोप्टाइल का बेंड होना क्या है, फोटोट्रोपिज्म है। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, तब उनको क्या पता चला कि कोलियोप्टाइल के टिप पे एक ऐसा केमिकल बना है जो क्या है, ट्रांसमिटेबल है, मतलब ट्रांसफ़र हो सकता है एंटायर कोलियोप्टाइल, कि वो पूरी कोलियोप्टाइल को बेंड कर रहा है। ऑक्सिन को सबसे पहली बार एफ.डब्ल्यू. वेंट ने ओट सीडलिंग के कोलियोप्टाइल से, ओट सीडलिंग के कोलियोप्टाइल के टिप से एक्सट्रैक्ट किया था। तो एक्सपेरिमेंटर यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट द टिप ऑफ कोलियोप्टाइल इज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। तो टिप ऑफ कोलियोप्टाइल क्या बताता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन बनता है। ये यहाँ पे जो एरो इंडिकेट करते हैं वो क्या कहते हैं, डायरेक्शन ऑफ लाइट को इंडिकेट करते हैं। आगे क्या है, द बेकेंस आर फुल्स, द बेकेंस आर फुल सीडलिंग डिजीज इन राइस सीडलिंग कॉज्ड बाय द फंगल पैथोजन जिबरेला फिजिकोराई। E. Kurosawa 1926 reported an appearance of symptoms of disease in rice seedling when they are treated with sterile filters of the fungus. The active substance were later identified gibberellic acid. तो क्या कहते हैं कि जो बेकेंस है, बेकेंस यानी कि फूलिश सीडलिंग डिजीज़ जो राइस में होती है, इसको ये फंगस काज करता है जिसका नाम है जिबरेला फिजिकुराई। इस जिबरेला फिजिकुराई से इन्होंने एक क्या कहते हैं कंपाउंड, एक केमिकल अलग किया। किसने, कुरोसावा ने। कब, 1926 में। उन्होंने इसके सिम्टम्स को देखा कि राइस की सीडलिंग में डिजीज़ काज कर रहा है। उनको जो है उन्होंने फिर स्टेराइल फिल्टर से पास किया उसी फंगस से, जो कि एक फंगस था। तो उससे इन्होंने एक सब्सटेंस निकाला, बाद में उसका नाम इन्होंने जिबरेलिक एसिड रखा। तो जिबरेलिक एसिड जो है जिबरेला फिजिकुराई। तो यहाँ पे क्या है कि फुलिश सीडलिंग यानी बेकिन डिजीज जो होती है वो राइस में काज होती है। कौन काज करता है, फंगस है जिसका नाम जिबरेला फिजिकुराई है। अब इससे सबसे पहली बार ई कुरोसावा ने 1926 में एक सब्सटेंस निकाला, एक एक्टिव सब्सटेंस निकाला जिसका नाम था जिबरेलिक एसिड। एफ स्कॉक एंड हिज कोवर्कर्स ऑब्जर्व दैट फॉर्म ऑफ इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको स्टेम, दैट इज कैलस। कैलस इज अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, proliferate only if addition to oxygen the nutrient medium was supplemented with one of the following: extract of vascular tissue, yeast extract, coconut milk or DNA. Miller et al. 1955 later identify as crystallized cytokinins promoting active substance that are known as chitin. तो एफ स्कॉक और उनके साथियों ने मिलजुल के क्या देखा कि जो टोबैको स्टेम के जो इंटरनोडल सेगमेंट है उसकी ग्रोथ हो रही, इलोंगेशन हो रहा है, वहाँ पे कैलस बनना। कैलस क्या है, अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल उसको बोलते हैं कैलस। यही प्रोलिफरेट करता है। और अगर हम ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं न्यूट्रिएंट के साथ में, तो उसमें क्या होता है कि अलग से वैस्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट हो जाता है। जैसे ईस्ट से एक्सट्रैक्ट किया गया, वैस्कुलर टिश्यू से एक्सट्रैक्ट किया गया, कोकोनट मिल्क से एक्सट्रैक्ट किया गया। और इन्होंने मिलर एट आल ने 1955 में इसको क्रिस्टलाइज किया। और इन्होंने क्या देखा कि जो वो एक्टिव सब्सटेंस निकाला गया, वो एक्टिव सब्सटेंस सेल की ग्रोथ करवा रहा, साइटोकाइनेसिस करवा रहा है। बाद में उसका नाम इन्होंने रखा काइनेटिन। तो काइनेटिन नाम किसने दिया, काइनेटिन नाम दिए थे मिलर एट आल ने। कब, 1955 में। और 1926 में ई कुरोसावा ने जिबरेलिक एसिड को आइडेंटिफाई किया, एक्सट्रैक्ट किया। During mid-1960, 3 independent researchers reported the purification and chemical characterization of 3 different kinds of inhibitor. Inhibitor B, abscission second, dormin. Later, all 3 were proved that chemical identical. It was named as abscisic acid. तो क्या है, 1960 के दौरान में 3 साइंटिस्ट अलग अलग काम कर रहे, तो उन्होंने उस केमिकल को अलग अलग निकाला, उसको प्योर किया और उन्होंने अलग अलग नाम भी दिया। किसी ने उसको
इनहिबिटर भी बोला, किसी ने उसको एब्सेशन सेकेंड बोला, किसी ने उसको डॉर्मिन बोला। बाद में तीनों ने प्रूव किया कि ये दोनों जो हैं, तीनों जो हैं सेम कंपाउंड है, सेम केमिकल है, तो बाद में उसका नाम एब्सिसिक एसिड रख दिया गया। H.H. Cousin 1910 confirmed that release of volatile substance from a ripened orange hastened the ripening of stored unripened banana. Later is volatile substance identifies ethylene, that is gaseous PGR. तो अब क्या है, कजन ने 1910 में क्या देखा कि जो पके हुए संतरे हैं उनसे एक वोलेटाइल सब्सटेंस रिलीज हो रहा है जो क्या करता है, पके जो कच्चे बनाना है उनको पका देता है, राइपनिंग कर देता है। वो क्या है, वोलेटाइल सब्सटेंस है। बाद में उसने उन्हें क्या बोला, इसका ये नाम क्या है, एथाइलिन है। एथाइलिन का फार्मूला क्या है, C2H2 है, C2H4 होता है, एक तरीके का गैसेस PGR है। तो अब देख लेते हैं और इंडिविजुअल हार्मोन के बारे में। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। पहला है ऑक्सिन। तो ऑक्सिन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। Term oxygen is applied to indole 3 acetic acid and other natural and synthetic compound have certain growth regulating property. They generally produced by the growing apex system of roots where they migrate to region of their action. Oxygen like indole acetic acid, indole butyric acid have isolated from plant. Naphthalene acetic acid and 2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid are synthetic oxygen. All these oxygen have been extensively agriculture and horticulture practices. तो क्या कहते हैं, ऑक्सीजन जो है सबसे पहला जो ऑक्सीजन है ह्यूमन यूरिन से निकाला गया। जो ऑक्सीजन टर्म है वो अप्लाइड किया जाता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। तो IAA जो है वो ह्यूमन यूरिन से एक्सट्रैक्ट किया गया था। नेचुरली और सिंथेटिक कंपाउंड भी होते हैं जो बहुत सारी ग्रोथ रिलेटिंग प्रॉपर्टी को रेगुलेट करते हैं, जैसे सूट एपिकल मेरिस्टम और रूट एपिकल मेरिस्टम होते हैं। ये रूट और सूट में ये हमारा क्या है, स्टेम में बनता तो है लेकिन माइग्रेट कहाँ करता, सूट में। अपना काम कहाँ करता है, सूट में। तो ये बनता कहाँ है, रूट में। बनता है सूट में, काम कहाँ करता है, रूट में। तो ऑक्सीजन जैसे इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड ये प्लांट से भी निकाले गए हैं। नेप्थैलीन एसिटिक एसिड और 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सीसिटिक एसिड ये सिंथेटिक ऑक्सीजन है। ऑल दीज ऑक्सीजन हैव इन एक्सटेंसिवली, ये सारे ऑक्सीजन जो हैं एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में यूज किए जाते हैं। They help to initiate rooting in stem cutting. Iron application widely used for plant propagation. Oxygen promote flowering in pineapple. They help to prevent fruit and leaf drop at early stage, but prevent the abscission of older mature leaves of the fruit. तो क्या कहते हैं कि ये जो स्टेम कटिंग में जो रूटिंग कराता है, स्टेम कटिंग में रूटिंग जो कराता है वो हमारा ऑक्सीजन होता है। रूटिंग के लिए कौन जिम्मेदार है, ऑक्सीजन। और साइटोकाइनिन रेशियो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। साइटोकाइनिन ऑक्सीजन रेशियो मैक्सिमम होगा तो किसके लिए जिम्मेदार है, रूटिंग के लिए। और अगर साइटोकाइनिन और अगर ऑक्सीजन रेशियो ज़्यादा अगर है तो ये करवाता है शूटिंग के लिए। तो ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन साइटोकाइनिन रेशियो ज़्यादा होना चाहिए तो रूटिंग करेगा स्टेम कटिंग में, और अगर शूटिंग करानी है तो साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन का रेशियो ज़्यादा होना चाहिए। और ये ऑक्सीजन क्या करता है, फ्लावरिंग को भी प्रमोट करता है। फ्लावरिंग किस में कराएगा, पाइनएप्पल में। और फ्रूट को गिरने से बचाता है, लीफ को गिरने से बचाता है अर्ली स्टेजेज में। ये अर्ली स्टेजेज में लीफ ड्रॉप और फ्रूट ड्रॉप को बचाता है और ओल्डर और मेच्योर लीव्स ऑफ फ्रूट को फॉल करवा देता है, एब्सेशन करवा देता है। इन मोस्ट हायर प्लांट द ग्रोइंग एपिकल बड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लेटरल एक्सिलरी बड नोन एज एपिकल डोमिनेंस। और ये क्या कराता है, एपिकल डोमिनेंस भी कराता है। हायर प्लांट में जो एपिकल बड जो हैं उनको ग्रो करने नहीं देता। एपिकल बड जो है लेटरल बड को नहीं निकलने देता, यानी एपिकल बड ज़्यादा हो जाती है, लेटरल बड यानी एक्सिलरी बड कम हो जाती हैं, उसको लेटरल बड को निकलने नहीं देता, जिसको बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। तो एपिकल डोमिनेंस कौन करवाता है, ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ सूट टिप्स नोन एज डीकैपिटेशन यूजुअली रिजल्ट इन ग्रोथ ऑफ लेटरल बड, वाइडली अप्लाइड द टी प्लांटेशन एंड हेज मेकिंग। तो क्या कहते हैं कि अगर हम सूट टिप को हटा देते इसको बोलते हैं डीकैपिटेशन। इससे क्या होता है, लेटरल बड की ग्रोथ होती है और इसका यूज़ किया जाता है टी प्लांटेशन और हेज मेकिंग में। टी प्लांटेशन और हेज मेकिंग में क्या करते हैं, सूट टिप को हटाते हैं, डीकैपिटेशन करवाते हैं और लेटरल बड की ग्रोथ ज़्यादा होती है।
ऑक्जिन आल्सो इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। ऑक्जिन जो है पार्थेनोकार्पी को भी इंड्यूस करता है, किसमें, टोमेटो में। दे वाइडली यूज्ड हर्बिसाइड जैसे 2,4-D है। ये हमारे डाइकोट प्लांट को, डाइकोट वीड्स को मार देता है, लेकिन हमारे जो मेच्योर मोनोकाट प्लांट है उसको इफेक्ट नहीं करता है। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन बाई गार्डनर। अगर गार्डनर के द्वारा वीड फ्री लॉन अगर बनाना है तो ऑक्जिन का छिड़काव जरूरी है। ऑक्जिन क्या करता है, जाइलम डिफरेंशिएशन और सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। ऑक्जिन जो है जाइलम डिफरेंशिएशन और सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। अगला हमारे पास में जिबरेलिन्स। तो जिबरेलिन एज अनदर काइंड ऑफ प्रोमोटरी पीजीआर। देयर आर मोर देन 100 जिबरेलिन्स रिपोर्टेड वाइडली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सच एज फंजाई एंड हायर प्लांट। They are denoted GA1, GA2, GA3. The most common is GA3. The first gibberellin is discovered, that is GA3. Remains almost intensively study form. All gibberellic acid are acidic. Gibberellic acid are acidic. They produce a wide range of physiological response in the plants. Their ability to cause increase in length of axis to increase in length of grapes stalk. Gibberellin cause fruit like apple to elongate and improve its shape. They also delay senescence, thus fruit can be left on the tree longer, extend the market period. Gibberellic acid used to speed up the malting process in brewing industry. तो क्या कहता है, जिब्रेलिक एसिड जो है अभी तक 100 से ज़्यादा जिब्रेलिक एसिड एक्सट्रैक्ट किए गए अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। फंजाई से भी निकाले गए हैं, हायर प्लांट से भी निकाले गए हैं, जिनका नाम GA1, GA2, GA3 हो सकता है, GA3 हुआ है। अब इनमें से सबसे पहला जो जिब्रेलिक एसिड था उसका नाम है GA3। सारे जिब्रेलिक एसिड एसिडिक नेचर के होते हैं। इनकी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज प्लांट में बहुत ज़्यादा हैं। ये क्या करते हैं, एक्सिस के लॉन्ग लेंथ में इंक्रीजमेंट कराते हैं और ग्रेप्स में लेंथ बढ़ाते हैं, ग्रेप्स में स्टॉक लेंथ बढ़ाते हैं। जिब्रेलिक एसिड जो हैं एप्पल की तरह उसकी लेंथ और शेप में भी मेंटेन करते हैं और ये सेनेसेंस को डिले कराते हैं। द फ्रूट कैन, और पेड़ के ऊपर बहुत लंबे समय तक फ्रूट को क्या करते हैं, एक्सटेंड करके रखते हैं, उसको रोक करके रखते हैं, गिरने नहीं देते हैं और मार्केट पीरियड में उसकी वैल्यू को भी बढ़ा देते हैं, उसकी लाइफ को भी बढ़ा देते हैं। जिब्रेलिक एसिड का यूज किया जाता है माल्टिंग प्रोसेस में, ब्रीविंग इंडस्ट्री में माल्टिंग प्रोसेस में हम जिब्रेलिक एसिड का यूज करते हैं, GA3 का। शुगर कैन स्टोर कार्बोहाइड्रेट एज शुगर इन दियर स्टेम, स्प्रेइंग शुगर कैन क्रॉप। जिब्रेलिक एसिड इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम, thus increasing the yield as much 20 tons per acre. Spraying juvenile conifers with gibberellic hastens and maturity period, such leading to early seed production. Gibberellins promote bolting, internodal elongation. Bolting क्या है, internodal elongation just prior to flowering in beets, cabbage and many plants as rosette habit. तो क्या कहते हैं, शुगर कैन में कार्बोहाइड्रेट जो है उसके स्टेम में शुगर कंटेंट स्टोर होता है। उस शुगर कैन में अगर हम जिब्रेलिक एसिड की अगर छिड़काव कर देते हैं तो उसके लेंथ में बढ़ोतरी हो जाती है, यानी कि इंटरनोडल इलोंगेशन हो जाता है, जिसकी वजह से 1 एकड़ में 20 टन से भी ज़्यादा गन्ने की पैदावार होती है। कि अगर हम जुवेनाइल कोनिफर में अगर इसकी स्प्राइंग कर देते हैं तो जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, हेस्टेन मेच्योरिटी पीरियड लीडिंग टू अर्ली सीड प्रोडक्शन, और उसमें सीड प्रोडक्शन बहुत जल्दी आने लगता है और बोल्टिंग को भी प्रमोट करता है। बोल्टिंग क्या होता है, इंटरनोडल इलोंगेशन। फ्लावरिंग होने से पहले उसकी इंटरनोड में इलोंगेशन बढ़ जाती है, इसको बोलते हैं बोल्टिंग। बोल्टिंग किसमें कराता है, बीट में, कैबेज में, और बहुत सारे प्लांट हैं जो रोजेट हैबिट रखते हैं उनमें जो है क्या कराता है, बोल्टिंग कराएगा। साइटोकाइनिन हैव स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन साइटोकाइनेसिस डिस्कवर्ड एज काइनेटिन मॉडिफाई फॉर्म ऑफ एडेनिन, that is purine. The autoclaved hearing sperm DNA. Kinetin does not occur naturally in plant. Search for natural substance with cytokinin-like activity lead to isolation of gelatin from corn kernels and coconut milk. Since discovery of gelatin, several natural occurring cytokinins and some synthetic compound with cell division promoting activity have been identified. तो क्या कहते हैं, साइटोकाइनिन का सबसे जो मेजर काम है वो सेल की ग्रोथ कराना, साइटोकाइनेसिस यानी सेल डिवीजन में। जो डिस्कवर्ड इसका जो नाम है उसको काइनेटिन बोलते हैं। काइनेटिन क्या है कि एडेनिन का मॉडिफाई फॉर्म है जिसको प्यूरिन है एडेनिन। ये किससे निकाला गया, ऑटोक्लेव्ड हियरिंग स्पर्म DNA से निकाला गया। काइनेटिन जो है ये प्लांट में नेचुरली नहीं पाया जाता है।
अब साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटी करता है, ये कहाँ से निकाला गया, कॉर्न कर्नल के जियाटिन से निकाला गया और कोकोनट मिल्क से भी निकाला गया। कि जियाटिन की जो डिस्कवरी है वो नेचुरली पाई जाती है बहुत सेवरल नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन्स। सिंथेटिक कंपाउंड हैं जो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, उसकी सेल डिवीजन की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, जो कि इसका फंक्शन भी देखा गया है। नेचुरल जो साइटोकाइनिन्स कौन कौन है, नेचुरल साइटोकाइनिन्स क्या करते हैं, नेचुरल साइटोकाइनिन्स रैपिड नेचुरल साइटोकाइनिन्स इंक्रीज सेल डिवीजन, फॉर एग्जाम्पल रूट एपेक्स, शूट बड एंड यंग फ्रूट। इट हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, लेटर ग्रोथ एंड एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन। Cytokinin help overcome the apical dominance. Cytokinin help overcome apical dominance. They promote nutrient metabolization. Help in delay leaf senescence. तो जो हमारे पास में जो नेचुरल जो साइटोकाइनिन्स हैं वो कहाँ वो बनते हैं, अलग अलग रीजन में, जो क्या करते हैं सेल डिवीजन को कराते हैं, जैसे रूट अपेक्स में, डेवलपिंग शूट बट, यंग फ्रूट्स में, और ये लीफ का नंबर बढ़ाते हैं, लीफ में क्लोरोप्लास्ट का नंबर बढ़ा देते हैं, लेटरल शूट ग्रोथ कराते हैं, एडवेंटिशियस रूट करवा देते हैं, और साइटोकाइनिन जो है एपिकल डोमिनेंस को कम कराता है। एपिकल डोमिनेंस कराता कौन था, ऑक्सिन, और ओवरकम कौन करता है, साइटोकाइनिन। और ये जो है न्यूट्रिएंट मेटाबोलाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। जो सेनेसेंट जो ओल्डर लीफ हैं उनसे जो न्यूट्रिएंट है उनको मोबाइल करके यंगर लीफ में भेज देते हैं, यानी डिले टू लीफ सेंसेंस, और लीफ सेंसेंस को भी डिले करते हैं। Ethylene is a simplest gaseous PGR, synthesize large amount of tissue, undergo senescence and ripening fruit. Influence of ethylene on plant include horizontal growth of seedling, swelling of axis, apical hook formation and dicot seedling. Ethylene promotes senescence and abscission of plant organs, especially of leaves and flower. Ethylene is highly effective in fruit ripening, enhance the respiration rate during ripening of fruit. द राइज इन रेट ऑफ रिस्पायरेशन इज कॉल्ड रेस्पायरेटरी क्लाइमेटिक। तो एथाइलिन जो है सिंपलेस्ट गैसेस पीजीआर है जो लार्ज अमाउंट में टिश्यू में बनता है जब सेंसेस कंडीशन होती है या फ्रूट पकने वाले होते हैं। एथाइलिन क्या करता है, एथाइलिन जो है प्लांट में हॉरिजेंटल ग्रोथ सीडलिंग को इन्फ्लुएंस करता है, एक्सिस की स्वेलिंग को, एपिकल हुक फॉर्मेशन को डाइकोट सीडलिंग में। एथाइलिन जो सेनेसेंस को प्रमोट करता है, प्लांट ऑर्गन एब्सेंस को कराता है, यानी कि उसको लीफ को फ्रूट को फॉल करवाता है। और एथाइलिन जो है सबसे ज़्यादा काम करता है फ्रूट को पकाने में। कैसे करता है ये, फ्रूट जो है उसकी रेस्पायरेशन रेट को बढ़ा देता है। फ्रूट की रेट ऑफ रेस्पायरेशन का बढ़ना ही क्या है, रेस्पायरेटरी क्लाइमेटिक कहलाता है। एथाइलिन ब्रेक सीड्स एंड बड डोर्मेंसी, एथाइलिन ब्रेक सीड एंड बड डोर्मेंसी, इनिशिएट जर्मिनेशन पीनट सीड्स, sprouting of potato tuber. Ethylene promote rapid internode elongation in deep water rice plant. Help leaf upper part of shoot to remain above water. Ethylene also promote root growth and shoot hair formation. The helping a plant to increase their absorption surface. तो ये क्या कहते हैं कि एथाइलिन जो है सीड डोर्मेंसी और बड डोर्मेंसी दोनों को ब्रेक करता है। सीड जर्मिनेशन को बढ़ाता है, पोटैटो ट्यूबर में स्प्राउटिंग को बढ़वाता है। एथाइलिन जो है इंटरनोडल इलोंगेशन करवाता है किसमें, डीप वाटर राइस प्लांट में। डीप वाटर राइस प्लांट में इंटरनोडल इलोंगेशन करवाएगा किसमें, एथाइलिन। और गन्ने में कौन करवाता है, जिबरेलिक एसिड। और ये क्या करता है, सूट टू रिमेन्स एबव पार्ट, पानी के ऊपर जो है ऊपर वाले पार्ट बरकरार रहें, इसके लिए कौन काम है, एथाइलिन जिम्मेदार है। एथाइलिन क्या करता है, रूट ग्रोथ और रूट हेयर फॉर्मेशन के लिए भी जिम्मेदार, रूट हेयर फॉर्मेशन के लिए एथाइलिन जिम्मेदार है। हेल्पिंग द प्लांट टू इंक्रीज, और क्या करता है, उसकी एब्जॉर्प्शन सरफेस को बढ़ा देता है। एथाइलिन यूज टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट पाइनएप्पल, इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो। Ethylene regulate many physiological processes. One of the most widely used is PGR in agriculture. Most widely used compound source of ethylene is ethefone. Ethefone is an aqueous solution. Ethefone in a aqueous solution is readily absorbed and transported within the plant and release ethylene slowly. Ethefone hasten fruits ripening in tomato and apple, accelerate abscission in flowers and fruit, thinning of cotton, cherry and walnut. Promote female flowering in cucumber, thereby increasing the yield. तो एथाइलिन जो है फ्लावरिंग को इनिशिएट करता है और फ्रूट के सेटअप को सिंक्रोनाइज्ड मैनर में
मैनेज करता है। मैंगो में फ्लावरिंग को इंड्यूस करवाता है। एथाइलिन जो है बहुत सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को कंट्रोल करता है, और इसका सबसे ज़्यादा जो यूज किया जाता है एथाइलिन का, वो एग्रीकल्चर में किया जाता है। जो सोर्स ऑफ एथाइलिन है वो कौन है? एथेफोन है। सोर्स ऑफ एथाइलिन एथेफोन है। एथेफोन के एक्वस सोल्यूशन में धीरे धीरे आपका जो एथाइलिन है ट्रांसपोर्ट किया जाता है और रिलीज किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। एथेफोन जो है ये हेस्टनिंग, फ्रूट की हेस्टनिंग करवाता है। किसमें? हेस्टिन फ्रूट राइपनिंग में कौन जिम्मेदार है? एथेफोन, जो टोमेटो और एप्पल में। ये फ्लावर और फ्रूट के एब्सिशन को एक्सेलेरेट करवाता है। किसमें? कोकोनट में, चेरी में, वॉलनट में। और ये फीमेल फ्लावर कुकुम्बर में बढ़ाता है, जिसकी वजह से उसकी पैदावार बढ़ जाती है। एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है was discovered for the role in regulation abscission and dormancy, but like other PGR it has other wide ranging effect plant growth and development. It acts as general plant growth inhibitor of plant metabolism. Abscisic acid inhibits seed germination. Abscisic acid stimulates the closure of stomata, increase tolerance of plant to various kind of stress, therefore known as stress hormone. तो एब्सिसिक एसिड जो है ये एब्सिशन में काम करता है, डोरमेंसी में काम करता है। तो सीड डोरमेंसी कौन करवाता है? एब्सिसिक एसिड करवाता है। इस वजह से इसको ग्रोथ इनहिबिटर भी कहा गया है। ये हमारी प्लांट की मेटाबॉलिज्म को रोक देता है, सीड जर्मिनेशन को रोकता है, और ये स्टोमेटा को क्लोज करवा देता है। प्लांट को स्ट्रेस कंडीशन में टॉलरेंस उसकी बढ़ा देती है प्लांट को, इस वजह से इसको बोला जाता है स्ट्रेस हार्मोन। तो इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है। ये हमारा इनहिबिशन भी करवाता है, इनहिबिटरी हार्मोन भी है। एब्सिसिक एसिड का मेन रोल किस में है? मेन रोल इन एब्सिसिक एसिड सीड डेवलपमेंट, मैचुरेशन, डोरमेंसी बाय इंड्यूसिंग डोरमेंसी, डोरमेंसी को इंड्यूस करवाता है। एब्सिसिक एसिड हेल्प टू सीड विथस्टैंड डिहिसेंस एंड अदर फैक्टर अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। द मोस्ट सिचुएशन एब्सिसिक एसिड एक्ट एज एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिक एसिड। तो इसका जो मेन जो काम है सीड डेवलपमेंट में, मैचुरेशन में, डोरमेंसी में, तो ये सीड डोरमेंसी को इनिशिएट करता है, और ये और बहुत से अनफेवरेबल जो होते हैं ग्रोथ के लिए वो भी फैक्टर ये बनाता है। और एब्सिसिक एसिड जो है ये जिब्रेलिक एसिड के उल्टा काम करता है। एब्सिसिक एसिड जो है अपोजिट काम करता है जिब्रेलिक एसिड का, इस वजह से इसको बोलते हैं एंटागोनिस्टिक। सिनर्जिक क्या होते हैं? जो पैरेलली काम करते हैं। वी में समराइज दैट द एनी एंड एवरी फेज ऑफ ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स on one or the other PGR have some role to play. Such a role could complementary or antagonistic. These could be individualistic or synergetics. अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि बहुत सारे हार्मोन जो हैं उनका डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन साथ साथ इंड्यूस करा देते हैं। कुछ हार्मोन उनको बोलते हैं, कुछ वो हो सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, कुछ हो सकते हैं एंटागोनिस्टिक। जो साथ साथ काम करते हैं उसको बोलते हैं सिनर्जिक, जो अपोजिट काम करते हैं उसको एंटागोनिस्टिक बोलते हैं। ये हमारे हार्मोन दो तरीके के होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री और एंटागोनिस्टिक। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री यानी एंटागोनिस्टिक या उसको बोलते हैं, और सिनर्जेटिक्स। सिमिलरली देयर आर द नंबर ऑफ इवेंट्स इन लाइफ ऑफ प्लांट वेरेज देन मोर देन वन पीजीआर इंटरेक्ट टू अफेक्ट द इवेंट दैट इज डोरमेंसी इन सीड। डोरमेंसी इन सीड में और एब्सिशन में, सेंसेंस में, एपिकल डोमिनेंस में, इसमें एक से ज़्यादा हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। रोल ऑफ पीजीआर इज ओनली वन काइंड ऑफ इंट्रिंसिक कंट्रोल along the genomic control and extrinsic factor. They play an important role in plant growth and development. Many of the extrinsic factors such as temperature, light, and control plant growth and development via PGR. Some of such events could be vernalization, flowering, dormancy, and seed germination, plant movement. तो क्या कहते हैं कि पीजीआर का जो रोल है वो जीनोमिक लेवल में होता है। ये इंट्रिंसिक कंट्रोल करता है और अपना जो है प्लांट ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट को भी कंट्रोल करता है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर जैसे टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हो गया, ये हमारे, और डेवलपमेंट इसको कंट्रोल किया जाता है पीजीआर से, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। कुछ और भी इवेंट है, वनरलाइजेशन हो गया, फ्लावरिंग हो गया, डोरमेंसी हो गया, सीड जर्मिनेशन हो गया, और हमारे पास में प्लांट मूवमेंट हो गया, प्लास्टिसिटी वगैरह। वी शैल डिस्कस ब्रीफली द रोल ऑफ लाइट, टेम्परेचर, बोथ ऑफ द एक्सटेंसिव फैक्टर आर इनिशिएटिंग द फ्लावरिंग। तो लाइट और टेम्परेचर जो हैं ये दोनों, और इंट्रिंसिक और एक्सटेंसिक दोनों फैक्टर हमारे फ्लावरिंग को इनिशिएशन में हेल्प करते हैं।
तो इसको पढ़ लेते समरी एक बार। द ग्रोथ इज वन ऑफ द मोस्ट कंस्पिक्वस इवेंट इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज इरिवर्सिबल इंक्रीज एक्सप्रेसेस पैरामीटर सच एज साइज, एरिया, लेंथ, हाइट, वॉल्यूम, सेल नंबर। तो ग्रोथ जो है ये हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इरिवर्सिबल होती है। इसको अलग अलग पैरामीटर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, साइज, एरिया, लेंथ, हाइट, वॉल्यूम और सेल नंबर में। इन्वॉल्व इंक्रीज, इसमें इस ग्रोथ में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल बढ़ जाता है। मेरिस्टम जो है ये ग्रोथ की साइट है। रूट और शूट एपिकल मेरिस्टम जो हैं वो और इंटरकेली मेरिस्टम मिलजुल के प्लांट की एक्सिस के लॉन्ग उसकी ग्रोथ कराते हैं। ग्रोथ कैसी है, इनडिटर्मिनेंट होती है, किसमें, हाइयर प्लांट में। ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेंट इन हाइयर प्लांट। फ्लावरिंग सेल डिवीजन, फॉलोइंग सेल डिवीजन इन रूट एंड शूट एपिकल मेरिस्टम। ग्रोथ एरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक, जो शूट एपिकल और रूट एपिकल मेरिस्टम में जो ग्रोथ होती है वो एरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक होती है। ग्रोथ में नॉट बी जनरली नॉट सस्टेन हाई रेट आउट ऑफ द सेल टिश्यू ऑर्गन। वन ऑफ द डिफाइंड प्रिंसिपल फेज ऑफ ग्रोथ, इसमें कितनी फेजेज होती है, लैग फेज, लॉग फेज और सेनिसेंट फेज। सेनिसेंट फेज को क्या बोलते हैं, स्टेशनरी फेज, इसको बोलते हैं स्टेशनरी फेज, इसको बोलते हैं सेनिसेंस को स्टेशनरी फेज बोलते हैं। वी सेल लूज कैपेसिटी, जो सेल अपनी डिवीजन करने की कैपेसिटी को लूज कर देती हैं उनको बोलते हैं, क्या प्रोसेस होती है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि उनके स्ट्रक्चर अपना परफॉर्म करते हैं, इस फंक्शन में डिफरेंशिएशन होने लगता है। जनरली प्रिंसिपल द डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल टिश्यू ऑर्गन आर सिमिलर। डिफरेंशिएटेड सेल में भी डिफरेंशिएटेड सेल दोबारा डिवीजन करने की कैपेबिलिटी को गेन कर लेती हैं और उसके बाद में दोबारा लॉस कर देते हैं। अगर दोबारा डिफरेंशिएटेड सेल गेन करते हैं उसको डी डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अगर दोबारा डी डिफरेंशिएटेड सेल अपनी कैपेबिलिटी को डिवीजन करने की कैपेबिलिटी को लूज कर देती तो उसको बोलते हैं री डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन प्लांट में कैसा होता है, ओपन होता है। डेवलपमेंट कुड भी फ्लेक्सिबल, डेवलपमेंट फ्लेक्सिबल हो सकता है। डेवलपमेंट में ग्रोथ और डिफरेंशिएशन दोनों आते हैं। तो प्लांट जो है प्लास्टिसिटी करते हैं डेवलपमेंट, प्लांट एक्सिबिट प्लास्टिसिटी इन डेवलपमेंट। Plant growth and development are under control of both intrinsic और extrinsic factor। प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों इंट्रेंसिक और एक्सटेंसिक फैक्टर से कंट्रोल होते हैं। इंटर सेलुलर इंट्रेंसिक फैक्टर, केमिकल सब्सटेंस, उनको बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का इंटर सेलुलर इंट्रेंसिक फैक्टर होते हैं जो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ये 5 ग्रुप में आते हैं, ऑक्जिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, एथाइलिन। इनमें से 3 जो है हमारे क्या हैं, प्रमोटर है, जिनमें ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन्स आते हैं। एब्सिसिक एसिड, थाइलिन जो हैं ये इनहिबिटर हैं। एथाइलिन तुम्हारा लार्जली इनहिबिटर होता है लेकिन कभी कभी ये प्रमोटर के तरीके से भी काम करता है। अंडर कंट्रोल ऑफ डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंटल इवेंट, एनी पीजर डाइवर्स फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑन प्लांट्स। डाइवर्स पीजर ऑलमोस्ट मैनिफेस्ट सिमिलर इफेक्ट। पीजीआर एक्ट एज सिनर्जेटिकली और एंटागोनिस्टिकली। Plant growth and development is also affected by light, temperature, nutrition, oxygen status, gravity and such external factor। तो यहाँ पे PGR जो है इनकी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट पे काम करते हैं। ये सिमिलर इफेक्ट भी शो कर सकते हैं और अपोजिट भी करते हैं। अगर सिमिलर शो करते हैं तो उसको बोलते हैं सिनर्जिक, अगर अपोजिट काम करते हैं तो उसको बोलते हैं एंटागोनिस्टिक। प्लांट में ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है ये लाइट से, टेम्परेचर से, न्यूट्रिशन से, ऑक्सीजन क्या लेवल है, ग्रेविटी और एक्सटर्नल फैक्टर से इफेक्ट होते हैं। तो ये आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ।